चारों तरफ अफरा तफरी, हैवी पुलिस फोर्स और सरकार से मदद की गुहार लगाती मैरी कॉम। ये कहानी है भारत के बेइंतहा खूबसूरत राज्य मणिपुर की, जो पिछले 1 महीने से वायलेंस की आग में धधक रहा है। इस ब्लडशेड की शुरुआत हुई थी 3 मई से। 5 मई को मणिपुर में सीआरपीएफ के कोबरा कमांडर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसी दिन राजधानी इम्फाल में टैक्स असिस्टेंट को भी वायलेंस की भेंट चढ़ना पड़ा। एक तरफ जहां 2 अलग अलग कम्युनिटीज के लोग प्रोटेस्ट करने सड़कों पर उतर आए, वहीं दूसरी तरफ हिंसा इतनी बढ़ गई कि कई लोगों की जान चली गई, हजारों लोग घायल हो गए और कई घरों को जलाकर राख कर दिया गया। सड़कों पर लिंचिंग और किलिंग्स के बढ़ते मामलों को देखकर मणिपुर गवर्नमेंट को शूट एट साइट का ऑर्डर देना पड़ा। स्टेट के कई डिस्ट्रिक्ट्स में आर्टिकल 144 को इम्पोज कर दिया गया है। मणिपुर में सिचुएशन आज भी कुछ ऐसी है। कई डिस्ट्रिक्ट में पैरामिलिट्री फोर्स और आर्मी को रीइंफोर्स किया गया है। मणिपुर का लॉ एंड ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया है। लेकिन इन सब के बीच सवाल आता है कि अचानक मणिपुर में ये हिंसा हो क्यों रही है? आखिर इसके पीछे किसका हाथ है? ऐसे क्या रीजंस है कि मणिपुर में इतना डीप रूटेड अनरेस्ट देखने को मिल रहा है? और सरकार से लोग आखिर इतने नाराज क्यों है? मणिपुर जल रहा है। हिंसा करने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए जा चुके हैं। आदिवासियों और मैती समुदाय के बीच छिड़ी हिंसा ने प्रदेश में इमरजेंसी जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। That they may not be able to work well together or even stay together, and this is going to have an impact on the future of Manipur as a state, politically, economically speaking, but more importantly, socially. ये मानते हैं कि अगर मैती को एसटी का दर्जा दिया गया तो वो उनकी सारी जमीन हथिया लेंगे। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड मणिपुर में हो रही वायलेंस का रूट कॉज वहां की डेमोग्राफी में लाई करता है। इस ब्यूटीफुल स्टेट का 90% लैंड हिल्स से ढका हुआ है और केवल 10% लैंड ही वैलीज है। एक तरफ जहां हिली रीजन में हमेशा से नागा और कुकी ट्राइब का घर रहा है, वहीं वैली रीजन में मेनली मैतेई कम्युनिटी के लोग रहते आए हैं। हालांकि मणिपुर स्टेट में ट्राइबल ग्रुप्स की आबादी 40% है, लेकिन ये 40% पॉपुलेशन मणिपुर की 90% हिली लैंड पर रहते आए हैं। इन ट्राइब्स ग्रुप्स में नागा और कुकी के अलावा कई रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स भी शामिल है, जो मेनली क्रिश्चियन धर्म में विश्वास रखते हैं। मणिपुर की बची हुई 60% पॉपुलेशन है मैतेई ग्रुप की, जो राज्य के केवल 10% हिस्से में सिमटी हुई है। इस ग्रुप में वैष्णव, हिंदू और मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग शामिल है, जिनको आम भाषा में पंगल्स भी कहा जाता है। मणिपुर के दोनों एथनिक ग्रुप एक डिफरेंट कम्युनिटी, कल्चर और ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों ही ग्रुप्स की सरकार से अपनी रिप्रेजेंटेशन को लेकर मांगे भी अलग है, लेकिन इन डिमांड में असली परेशानी खड़ी हुई है सरकार के रूल्स, एक्ट और मणिपुर हाई कोर्ट के ऑर्डर से, जिसके चलते आज पूरा मणिपुर एथनिक वायलेंस के रंग में रंग गया है। इस पूरे इवेंट की शुरुआत होती है फरवरी 2023 से, जब मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट फैसला लेती है कि वो मणिपुर के फॉरेस्ट एरिया को सेव करेगी। इसके लिए छुरा चंदपुर डिस्ट्रिक्ट के फॉरेस्ट एरिया में रहने वाले कई ट्राइबल लोगों को उनके घर से डिस्प्लेस कर दिया जाता है। बिना किसी वार्निंग के उनके घर तोड़ दिए जाते हैं और उन्हें कोई रीसेटलमेंट भी प्रोवाइड नहीं किया जाता है। कुकी ट्राइबल ग्रुप स्टेट गवर्नमेंट के इस फैसले को ट्राइबल कम्युनिटी के खिलाफ समझती है। कुकी पीपल अलायंस भी गवर्नमेंट के इस फैसले को स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज करती है। मार्च 2023 में इस इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाने के लिए छुर चंद्रपुर में कई ट्राइबल लोग सड़कों पर उतर आते हैं और सरकार के खिलाफ पीसफुल प्रोटेस्ट निकालते हैं, लेकिन सरकार इस प्रोटेस्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देती है। आदिवासियों को उनके घर से हटाने के पीछे सरकार रीजन देती है कि उन्होंने ह्यूमन एनक्रोचमेंट को रोकने के लिए और फॉरेस्ट एरिया को बचाने के लिए जो लैंड सर्वे करवाया था, उस बाउंड्री में ट्राइबल गांव भी शामिल था, इसीलिए उसे हटाया गया है। इसके अलावा ऐसा इसीलिए भी किया गया है क्योंकि कई ट्राइबल लोग फॉरेस्ट का इस्तेमाल ड्रग्स बिजनेस को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, जो इंडिया के लिए खतरनाक हो सकता है। They are not human beings. Masigi film sina aduna Manipur sigda tauriba kangbu ne tauriba kangbu da ina ngasi last appeal ne ko last appeal ne I will declare war against you people.
सरकार के इस रवैये से नागा और कुकी ट्राइब पहले ही ना खुश होते हैं, लेकिन उनकी एजिटेशन तब और बढ़ जाती है जब 20 अप्रैल को मणिपुर हाई कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट कर देती है कि वो मैतेई कम्युनिटी को भी शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में शामिल करे। हाई कोर्ट के इस ऑर्डर से नागा और कुकी ट्राइब में बवाल मच जाता है। उन्हें ये एक्सेप्टेबल नहीं होता कि मैतेई कम्युनिटी को भी शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिले। कई ट्राइबल लीडर्स चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट में 8 घंटे के शटडाउन का ऐलान कर देते हैं। इसी दौरान मणिपुर के चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह भी चुराचांदपुर में एक रैली को एड्रेस करने वाले होते हैं। साथ ही उन्हें एक जिम को भी इनॉग्रेट करना होता है, लेकिन प्रोटेस्टर्स की भीड़ इतनी अग्रेसिव हो जाती है कि जिम में जमकर तोड़फोड़ होती है और रैली के वेन्यू को भी टारगेट बनाया जाता है। बीरेन सिंह इसके बाद भी जब रैली करने से नहीं रुकते तो प्रोटेस्टर्स इवेंट वेन्यू में घुस जाते हैं। इस अफरा तफरी में न केवल पुलिस फोर्स घायल होती है बल्कि प्रोटेस्टर्स भी घायल हो जाते हैं। माहौल में बढ़ती टेंशन से गवर्नमेंट को पूरे डिस्ट्रिक्ट में कर्फ्यू लगाना पड़ता है। मोबाइल सर्विसेज को 5 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। 3 मई 2023 को ऑल ट्राइब स्टूडेंट यूनियन मणिपुर एक बड़ी तादाद में सॉलिडेरिटी मार्च निकालते हैं, जिसमें 60,000 से भी ज्यादा लोग शामिल होते हैं। लेकिन ये पीसफुल प्रोटेस्ट भी जल्द ही वायलेंस में तब्दील हो जाता है। मार्च के दौरान मैतीज और ट्राइबल लोगों के बीच फिर से क्लैश होता है और कई प्रोटेस्टर्स को चोट पहुंचती है। ये वायलेंस ब्रेकआउट फिर केवल एक ही डिस्ट्रिक्ट तक सीमित नहीं रहता। 4 मई को इसका असर स्टेट कैपिटल इम्फाल में भी देखने को मिलता है, जहां मैतीज और ट्राइबल लोगों के बीच क्लैश के चलते प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया जाता है। इस वायलेंस को रोकने के लिए सरकार जल्दी ही रैपिड एक्शन फोर्स को इम्फाल में डिप्लॉय करती है। आर्मी, CRPF और असम राइफल्स के जवानों को भी तैनात किया जाता है। उसी दिन सरकार एक्सट्रीम केसेस में शूट एट साइट ऑर्डर इशू करती है और 9,000 से भी ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जाता है। मणिपुर में इन 2 कम्युनिटीज के बीच शेड्यूल्ड ट्राइब के स्टेटस का मुद्दा नया नहीं है, बल्कि 2013 से ही मैतेई लोग अपने लिए शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस की मांग कर रहे हैं, क्योंकि वह अपनी कल्चरल वैल्यूज, ट्रेडिशन और आइडेंटिटी को प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं। मणिपुर में इनकी आबादी बड़ी जरूर है, लेकिन पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश और म्यांमार से एंटर करने वाले इलीगल इमिग्रेंट्स की संख्या मणिपुर में धड़ल्ले से बढ़ती जा रही है, जिससे न केवल इन्हें अपने रिसोर्सेज शेयर करने पड़ रहे हैं, बल्कि इमिग्रेंट्स के चलते इनकी आइडेंटिटी भी कहीं गुमसी होती जा रही है। ऊपर से रेलवे के आने से मैतीज को अलॉटेड एरिया ऑलरेडी कम पड़ता जा रहा है। मणिपुर मैतेई डोमिनेटेड स्टेट होने के बाद भी उनकी 60% आबादी के पास केवल 10% लैंड है, जबकि 40% आबादी को 90% लैंड अलॉटेड है। एक तरफ जहां नागा और कुकी ट्राइब के पास इम्फाल वैली में सेटल होने के पूरे राइट्स है, वहीं मैतेईज के पास हिल्स में सेटल होने का कोई राइट नहीं है। पूरा हिली रीजन केवल ट्राइबल और कुकी लोगों के लिए रिजर्व्ड है, जो कि मैतेईज के लिए डिस्क्रिमिनेटरी है। मैतेईज मानते हैं कि उनकी ये लड़ाई अपने एंसेस्ट्रल लैंड को बचाने की है, और अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो वो अपने प्रोटेस्ट और कैंपेन को इंटेंसिफाई कर सकते हैं, जो आने वाले स्टेट गवर्नमेंट इलेक्शन को अफेक्ट कर सकता है। मैतेई लोगों का मानना है कि अगर उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिल जाता है तो इससे कुकी और नागा ट्राइब के स्टेटस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ट्राइबल ग्रुप का नजरिया इस सिचुएशन से अलग है। नागा और कुकी का मानना है कि मैतेई ना केवल आबादी में ज्यादा है बल्कि वेल एजुकेटेड और पावरफुल है। ज्यादा फैसिलिटीज और जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलने की वजह से स्टेट में वो एक बेटर स्टेटस एंजॉय करते हैं। वो ना केवल इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है बल्कि पॉलिटिकली भी उनका रिप्रेजेंटेशन पावरफुल है। तभी तो मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की 2/3 सीट पर मैतेईज रूल करते हैं। लगभग 60 MLA सीट्स में से केवल 20 सीट्स पर ट्राइबल लोगों का रिप्रेजेंटेशन है, जबकि 40 सीट्स पर मैतेई लीडर्स की मेजॉरिटी है। इसके अलावा इस कम्युनिटी के कई सेक्शंस को पहले ही शेड्यूल क्लास और OBC का स्टेटस मिला हुआ है, जिससे उन्हें प्रोटेक्शन मिलती है। साथ ही मैतेई लैंग्वेज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में भी पहले से ही इंक्लूड रखा है। अगर इस कम्युनिटी को भी शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरी में शामिल किया जाता है तो इससे नागा और कुकी ट्राइब्स का इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बुरी तरह से इफेक्ट हो सकता है। शेड्यूल ट्राइब्स को मिलने वाली बची कुची जॉब्स अपॉर्चुनिटीज भी उनसे छिन सकती है और ये उनकी स्टेटस ऑफ लिविंग को इम्पैक्ट कर सकता है। अपनी इसी कंसर्न को लेकर ट्राइबल ग्रुप आज सड़कों पर है। नागा और कुकी का मानना है कि सरकार मैतेई कम्युनिटी को फेवर कर रही है। ये ट्राइबल लोगों को उनके हिली लैंड से बाहर निकाल रही है और जल्द ही मैतेई कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस भी देने वाली है। मैतेई और नागा कुकी दोनों ही एथनिक ग्रुप्स में भले ही डीप रूटेड डिफरेंस दिखाई देता है, लेकिन ये डिफरेंस आज का नहीं है
बल्कि सदियों पुराना है। हिस्टोरिकली मणिपुर के इतिहास की शुरुआत मैतेई लोगों से ही होती है। कई मैतेई क्रॉनिकल और एंशिएंट टेक्स्ट में ये जिक्र मिलता है कि सदियों तक मणिपुर पर मैतेई राजा का रूल था। मैतेई एक माइग्रेंट क्लैंस थे जो म्यांमार से इम्फाल वैली में आकर बसे। इन लोगों की अपनी कला, माइथोलॉजी, कल्चर और ट्रेडिशंस थे। इनके एंशिएंट टेक्स्ट पुयास से पता चलता है कि मैतेई लोग एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, रिलीजन, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स की भी अच्छी समझ रखते थे। वक्त के साथ मैतेई क्लैंस ने मणिपुर में न केवल अपना किंगडम बसाया बल्कि उसका एक्सपेंशन भी किया। इसी दौरान नागा और कुकी ट्राइब्स भी मणिपुर के हिली रीजन में रहते थे। इतिहास में इनका पहला जिक्र भले ही 11th और 13th सेंचुरी में मिलता है, लेकिन इन दोनों ही ट्राइब्स की अपनी एक अलग भाषा, कल्चर और ट्रेडिशन था जो मैतेई किंगडम से बिल्कुल अलग था। ट्राइबल और मैतेई लोगों के बीच कल्चरल डिफरेंसेस पहले से ही कोएग्जिस्ट करता था, लेकिन वक्त के साथ ये डिफरेंसेस तब बढ़ता चला गया जब मैतेई किंगडम ने हिली ट्राइब्स पर दबाव डालना शुरू किया कि वो मैतेई कल्चर और ट्रेडिशन को अपना ले। इसके लिए मैतेई किंगडम ने ट्राइबल लोगों के खिलाफ कई मिलिट्री कैंपेन्स भी लॉन्च किए ताकि उनके किंगडम का एक्सपेंशन हो सके। इनका नतीजा ये निकला कि मैतेई कम्युनिटी और ट्राइबल लोगों के बीच डिफरेंसेस की दीवार बढ़ती चली गई। दोनों कम्युनिटी में कई बार वायलेंस भी हुई, लेकिन 1819 में जब बर्मीज एम्पायर के हाथ मैतेई किंगडम को हार झेलनी पड़ी तब ये सिचुएशन भी बदल गई। 1819 से 1826 तक मैतेई किंगडम पर बर्मीज एम्पायर ने राज किया और ये 7 साल मणिपुर के लिए भारी तबाही वाले साबित हुए। इस पीरियड को 7 years ऑफ डिस्ट्रक्शन कहकर बुलाया गया। इस दौरान कई घर जलाए गए, साम्राज्य को लूटा गया। मैतेई लोगों पर दबाव बनाया गया कि वो बर्मीज कल्चर और बुद्धिज्म को अपना ले, और कुछ यही हाल नागा और कुकी ट्राइब का भी हुआ, जिनके खिलाफ बर्मीज किंगडम ने कई मिलिट्री कैंपेन्स लॉन्च किए। इसका नतीजा ये हुआ कि कई ट्राइब्स की सेटलमेंट तबाह हो गई, भारी संख्या में लोग मारे गए और ट्राइबल लोगों को 7 साल तक इस अत्याचार को सहना पड़ा। साल 1826 में मणिपुर के दोनों एथनिक ग्रुप्स के लिए बुरे दिन तब खत्म हो गए जब ब्रिटिशर्स और बर्मा एम्पायर के बीच एंग्लो बर्मीज वॉर हुई और अंग्रेज इस जंग को जीत गए। मणिपुर अब ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया। दोनों एथनिक ग्रुप्स को मणिपुर में कई पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस देखने को मिले। इस दौरान मणिपुर में मैतेई किंगडम का रूल तो रहा, लेकिन राजा केवल ब्रिटिशर्स की कठपुतली बनकर रह गए। मेनली मणिपुर के इम्फाल में ब्रिटिशर्स ने अपना कंट्रोल जमाया और हिली रीजन के ट्राइबल लोगों को हिली एरिया में रहने के लिए फ्री छोड़ दिया। फिर 1891 में ब्रिटिश सरकार ने मणिपुर को एक प्रिंसली स्टेट बना दिया। धीरे धीरे ब्रिटिशर्स अपनी पॉलिसी में बदलाव लाए। मणिपुर को पूरी तरह कंट्रोल करने के लिए उन्होंने डिवाइड एंड रूल का सहारा लिया और दोनों ही एथनिक ग्रुप्स में पनप रही दूरियों को बढ़ा दिया। एक तरफ जहां उन्होंने अपने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में मैतेई कम्युनिटी को प्रेफरेंस देनी शुरू कर दी, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट एक लैंड सेटलमेंट पॉलिसी लेकर आए जिसमें फर्टाइल लैंड मैतेई कम्युनिटी को दी गई, जबकि कम उपजाऊ भूमि कुकी ट्राइब के हिस्से आई। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि कुकी ट्राइब केवल एक जगह पर रहने में विश्वास नहीं रखते थे। वह शुरुआत से ही अपने जानवरों के साथ फॉरेस्ट के अलग अलग हिस्सों में रहते थे। इसीलिए जब ब्रिटिशर्स ने उन्हें परमानेंटली एक ही लैंड में सेटल करना चाहा तो इससे उनके लिए अपने कल्चर को फॉलो करना मुश्किल हो गया। इस लैंड सेटलमेंट से धीरे धीरे कुकी और मैतेई कम्युनिटी के बीच एक्सट्रीम टेंशन्स पैदा होने लगे। दोनों ही एथनिक ग्रुप में एक दूसरे के लिए नफरत इस हद तक बढ़ गई थी कि फिर यह दुश्मनी कभी दोस्ती में नहीं बदली। 1947 में जब भारत को आजादी मिली तो मणिपुर के सामने भी भारत में शामिल होने का प्रस्ताव रखा गया था। उस समय मणिपुर स्टेट के राजा बोधचंद्र सिंह थे, जिन्होंने ये डिसीजन लिया कि मणिपुर एक इंडिपेंडेंट स्टेट रहेगा। वो ना तो भारत में शामिल होगा और ना ही पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। 1947 में आजादी के बाद भी कई सालों तक बोधचंद्र सिंह मणिपुर के राजा बने रहे, लेकिन मणिपुर की ज्योग्राफिकल लोकेशन म्यांमार और चाइना बॉर्डर पर होने की वजह से प्रिंसली स्टेट भारत के लिए स्ट्रेटेजिक था। इंडियन गवर्नमेंट की कंसर्न थी कि मणिपुर के जरिए चाइना इंडियन बॉर्डर्स में घुसपैठ कर सकता है और इंडिया की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन सकता है।
इसीलिए मणिपुर पर अपनी पकड़ बनाना इंडिया के लिए जरूरी था। इसके अलावा आजादी के बाद से ही मणिपुर में धीरे धीरे कम्युनिस्ट मूवमेंट बढ़ रही थी, जो कि भारत की स्टेबिलिटी के लिए खतरा बन सकता था। मणिपुर में रह रही जनता भी मोनार्की सिस्टम से तंग आ चुकी थी। उन दिनों मणिपुर में राजा के खिलाफ प्रोटेस्ट तेज हो रहे थे। वहां एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी फॉर्म हो चुकी थी। साल 1949 में मणिपुर के राजा ने इंडिया के साथ एक मर्जर अग्रीमेंट साइन किया, जिससे मणिपुर इंडिया की यूनियन टेरिटरी में शामिल हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि राजा ने अग्रीमेंट साइन करने से पहले लेजिस्लेटिव असेंबली की परमिशन नहीं ली। इसीलिए मणिपुर की एथनिक ग्रुप्स मान बैठी कि राजा से एग्रीमेंट फोर्सफुली साइन कराया गया है। इस मर्जर से ना तो मैतेई कम्युनिटी खुश थी और ना ही नागा कुकी ट्राइब खुश थे, क्योंकि यूनियन टेरिटरी बनने से मणिपुर को सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही थी, जिन्हें मणिपुरी लोगों के डिफरेंट कल्चर और ट्रेडिशन का ज्ञान नहीं था। इसके अलावा जो ब्यूरोक्रेट्स मणिपुर को गवर्न करते थे वो भी इंडिया के अलग अलग हिस्सों से होते थे। इसीलिए एथनिक ग्रुप्स की डिफरेंट डिमांड्स को समझ पाना और फुलफिल कर पाना एक बहुत मुश्किल टास्क था। नागा ट्राइब चाहती थी कि असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में मौजूद नागा ट्राइबल एरियाज नागालैंड में मिल जाए। वही कुकी ट्राइब की डिमांड थी कि इंडिया, बांग्लादेश और म्यांमार के जिन भी एरियाज में कुकी ट्राइब्स रहती है उन्हें मिलाकर एक सेपरेट नेशन बनाया जाए, जिसे ज़ेलेंगाम नाम दिया जाए। लेकिन मैतेई की मांग दोनों ट्राइबल ग्रुप से अलग थी। मैतेई कम्युनिटी सदियों से मणिपुर की वैली रीजन को डोमिनेट करती थी, इसीलिए वह चाहती थी मणिपुर पर मैतेई किंगडम का राज हो, जिसमें मणिपुर के हिली एरियाज को भी इंक्लूड किया जाए। इन सभी डिमांड्स के विपरीत भारत सरकार ने 1956 के स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत मणिपुर को यूनियन टेरिटरी बनाया और नागा और कुकी ट्राइब को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया, जो न केवल संख्या में कम थे बल्कि ये मेनली मणिपुर के हिली रीजन तक सीमित थे। मैतेई कम्युनिटी की मणिपुर में एक बड़ी संख्या के चलते भारत सरकार ने उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस से बाहर रखा। उसके अलावा उन्हें हिली एरियाज में जमीन खरीदने के अधिकार से भी वंचित कर दिया, जबकि कुकी और नागास को ये राइट दिया गया कि वो मणिपुर में कहीं भी जमीन खरीद सकते हैं। ये फैसला न केवल मैतेई कम्युनिटी के लिए भेदभाव था बल्कि ट्राइबल ग्रुप्स को भी इन राइट से खुशी नहीं थी। 1972 में इंडियन गवर्नमेंट ने मणिपुर को यूनियन टेरिटरी से स्टेट का दर्जा दे दिया। इसी साल मणिपुर में इलेक्शन बुलाए गए और जीत मिली मणिपुर पीपल पार्टी को। मणिपुर के पहले चीफ मिनिस्टर बने मोहम्मद अलीमुद्दीन मैतेई कम्युनिटी से थे और तब से लेकर आज तक मणिपुर की पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मैतेई कम्युनिटी की ही रही है। मणिपुर के करंट चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह भी मैतेई कम्युनिटी से आते हैं। इसके अलावा मणिपुर की ऑफिशियल स्टेट लैंग्वेज भी मणिपुरी मैतेई लॉन को चुना गया है, जो कि मेजरली मैतेई लोगों को रिप्रेजेंट करती है। 1980 से ही इस भाषा को 10th क्लास तक कंपलसरी बनाया हुआ है। कई मैतेई लीडर्स ये भी मानते हैं कि कुकी ट्राइब्स असल में रेफ्यूजीज है, लेकिन इतिहास उठाकर देखें तो सदियों से ये ट्राइब मणिपुर की पहाड़ियों पर रहती आई है और इनका अपना अलग इतिहास रहा है। इसीलिए हिली ट्राइब्स मानती है कि स्टेट गवर्नमेंट ट्राइबल्स के प्रति डिस्क्रिमिनेटरी है और मणिपुर में मैतेई कम्युनिटी को ज्यादा फेवर किया जाता है। मैतेई कम्युनिटी भी ट्राइबल ग्रुप पर एलिगेशंस लगाती है कि शुरुआत से ही भारत सरकार उनके प्रति फेवरेबल रही है। इससे लगातार उनकी पॉपुलेशन में गिरावट आ रही है। वो अपनी ही जमीन पर आउटसाइडर्स बनते जा रहे हैं, क्योंकि उनके वैली रीजन में न केवल ट्राइबल्स आकर बस सकते हैं बल्कि म्यांमार और बांग्लादेश से आने वाले माइग्रेंट्स भी उनकी जमीन पर एनक्रोचमेंट कर रहे हैं। इससे तंग आकर मैतेई कम्युनिटी चाहती है कि उन्हें भी शेड्यूल्ड ट्राइब में इंक्लूड किया जाए, लेकिन ट्राइबल ग्रुप इस मांग के सख्त खिलाफ है। इसीलिए इन दोनों एथनिक ग्रुप में हेट और वायलेंस बहुत डीप रूटेड है। अपनी आइडेंटिटी और कल्चर को प्रोटेक्ट करने की ये लड़ाई इस हद तक बढ़ चुकी है कि मणिपुर में आज दोनों ट्राइबल ग्रुप्स ने अपनी कई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है, जिन्हें ये इलीगली फंड करते हैं। एक तरफ जहां कुकी ट्राइब्स के पास अपनी खुद की कुकी नेशनल आर्मी, कुकी कमांडो फोर्स, कुकी डिफेंस फोर्स, कुकी इंडिपेंडेंट आर्मी और कुकी फ्रंट काउंसिल है, वही मिलिटेंट ग्रुप्स बनाने में नागाज भी पीछे नहीं रहे हैं। इनके पास अपनी नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड NSCN है, जो इनके प्रोटेक्शन के लिए काम करती है। लेकिन इन इंसर्जेंट ग्रुप्स की फॉर्मेशन केवल अपने लोगों को बचाने के लिए नहीं हुई है, बल्कि इतिहास का रुख करे तो कुकी इंसर्जेंट ग्रुप्स की शुरुआत कुकी लैंड की डिमांड को लेकर हुई थी।
ये हमेशा से चाहते थे कि नॉर्थ ईस्ट के म्यांमार, मणिपुर, असम और मिजोरम में पड़ने वाले सभी कुकी इनहैबिटेड लैंड यूनाइट होकर कुकी लैंड की स्थापना करे, जहां केवल कुकीज ट्राइबल का राज हो और नागास ट्राइबल का भी जमीन पर कोई हक ना हो। इसीलिए गवर्नमेंट के खिलाफ 1980 के दशक से ही इन्होंने अपने लिबरेशन मूवमेंट की शुरुआत की थी। फिर 2005 में कांग्रेस गवर्नमेंट में इन्होंने सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन पैक्ट को साइन भी किया था, लेकिन ये मिलिटेंट ग्रुप्स आज भी एक्टिव है और अब इनकी मांग है कि एक कुकीलैंड टेरिटोरियल काउंसिल बनाई जाए। इसी तरह नागास इंसर्जेंट ग्रुप की शुरुआत मेनली नागालैंड में हुई थी, जिनका मकसद नागालैंड की भारत से आजादी थी। इनकी मांग थी कि सभी नागा लोगों को एक सेपरेट लैंड मिल सके, जहां सभी नागा एक साथ रह सके। इनका अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन और एक अलग नेशनल फ्लैग हो, इनकी ये चाहत आज भी जिंदा है। इसीलिए नागा मिलिटेंट ग्रुप्स कई टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं। भारत के अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत नागास के NSCN ग्रुप को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तक घोषित किया जा चुका है। अपने लिबरेशन की मांग को लेकर ये मिलिटेंट ग्रुप सरकार के खिलाफ ही नहीं है, बल्कि कुकी और दूसरे ट्राइबल ग्रुप से भी इस कदर दुश्मनी रखते हैं कि नागा और कुकी दोनों के बीच क्लैशेस अक्सर वायलेंस का रूप ले लेती है। 1990 के दशक में भी इन दोनों ग्रुप्स के बीच की लड़ाई में हजारों लोगों की जान गई थी। हालांकि सरकार और नागास मिलिटेंट ग्रुप्स के बीच कई बार पीस टॉक्स और एग्रीमेंट्स भी साइन हो चुकी है, मगर इन मिलिटेंट ग्रुप के साथ किसी भी नतीजे पर पहुंचना एक बड़ी चुनौती रहा है और इसीलिए मणिपुर, मैतेई और ट्राइबल के बीच की लड़ाई आज वायलेंस में बदल चुकी है। हालात कुछ ऐसे हैं कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर मैतेई को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दे देती है तो ट्राइबल ग्रुप इसे